हेलो नमस्कार सभी को फिर से इस नए वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में बनने वाले साइक्लोन के बारे में। तो जो पॉसिबल साइक्लोन का फॉर्मेशन कर रहा है दोनों सागर पे, उनका अभी का फोरकास्ट क्या है और ट्रैक और इंटेंसिटी क्या हो सकता है दोनों सिस्टम का, इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडल एनालिसिस के साथ। सो वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए। सो बेसिकली ये वीडियो पे हम ECM AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिस्टम का फॉर्मेशन किस टाइम के रेंज पे करेगा, कहाँ पर कर सकता है, कितना कर सकता है, इंटेंसिटी ट्रैक क्या रह सकता है, इसके साथ मॉडल का एंसेंबल फोरकास्ट अभी क्या इंडिकेशन दे रहा है, इसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। सो काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। तो ये ECM AI मॉडल का फोरकास्ट है। इसमें हम आज से लेकर पूरे 23 अक्टूबर तक का फोरकास्ट को देखेंगे। तो वीडियो को सबसे पहले पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सिनेरियो है, क्या होने जा रहा है, क्या कंडीशंस है। अगर आप काट काट के देखेंगे तो शायद आपको कुछ अच्छे से समझ में ना आए। तो अभी तो भारत से मानसून का विदाई ऑलमोस्ट मतलब आधे हिस्से से हो ही गया है। महाराष्ट्र, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार तक के कई हिस्सों से मानसून का विदाई लगभग हो ही गया है और बाकी जो हिस्सा है वहां पर भी जल्द ही मानसून का वापसी होने के लिए कंडीशंस आर फेवरेबल। तो ये मॉडल को सबसे पहले देखेंगे तो ये ECM AI का ही फोरकास्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अरेबियन सी में सिस्टम का फॉर्मेशन तो कर चुका है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन दक्षिणी पूर्वी अरेबियन सी और आसपास के केरला और कर्नाटका के कोस्ट के आसपास में यहाँ पर फॉर्मेशन किया है। पिछले कई दिनों से अरब सागर के इसी भाग पे सर्कुलेशन लगातार बना हुआ है और ये धीरे धीरे करके सशक्त भी अभी होना स्टार्ट कर चुका है। इसलिए भारत के दक्षिणी पार्ट्स में बारिश भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है और बारिश दक्षिणी भारत के राज्यों में इस सिस्टम के चलते काफी बढ़ सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, इवन गुजरात के दक्षिणी इलाकों, सौराष्ट्र के हिस्सों में भी बारिश इस सिस्टम के चलते दिखाई दे सकता है। भारी बारिश तो नहीं होगी बट हाँ बारिश हो सकता है। बट पश्चिमी तट पर भारी बारिश का आशंका हो सकता है अगले 10 दिनों के अंदर सिस्टम के चलते। तो देखिए सिस्टम यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी अरब सागर के आसपास में सक्रिय है। तो जैसे जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखिए ये कम से कम 10 अक्टूबर के आसपास एक लो प्रेशर का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 अक्टूबर के आसपास ये लो प्रेशर का रूप यहाँ पर ले रहा है। तो उसके बाद ये धीरे धीरे करके इंटेंसिफाई भी और करेगा और 12 अक्टूबर के आसपास या 13 अक्टूबर के आसपास ये डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इसके लिए कंडीशंस आर फेवरेबल। कंडीशंस SST के साथ MGO भी फेवरेबल है। इसके साथ सिस्टम के पास अच्छा पोटेंशियल है कि ये इंटेंसिफाई कर सकता है क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल है। तो उसके बाद सिस्टम धीरे धीरे करके और भी इंटेंसिफाई करेगा, डीप डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है 14 अक्टूबर के आसपास। तो जब ये 14 अक्टूबर के आसपास डीप डिप्रेशन का रूप लेगा तो उसी टाइम पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर भी एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है। आप स्क्रीन पर देखेंगे तो देखिए स्क्रीन पर आप साफ साफ देख भी सकते हैं कि अक्टूबर 13 के आसपास दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया सिस्टम का फॉर्मेशन यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे अंदाजा यही भी था कि 13 अक्टूबर के आसपास एक नया सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी के आसपास में करेगा और वैसा होगा भी। बट अभी के हिसाब से संकेत ऐसा है कि सिस्टम साइक्लोन का रूप शायद ना ले। हालांकि इसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, उसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है एक साइक्लोन का रूप लेने के लिए। तो देखिए मॉडल क्या दिखा रहा है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि 13 अक्टूबर के आसपास सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा और 15 या 14 अक्टूबर के आसपास ये लो प्रेशर या डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इंटेंसिफाई तेजी से करेगा और उसके बाद ये 15 या 16 अक्टूबर के आसपास तमिलनाडु के उत्तरी भाग और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कोस्ट के आसपास में क्रॉस कर रहा है। मतलब मॉडल का सिग्नल सबसे पहले यही ही था कि बहुत लगातार पहले से यही दिखा रहा था कि सिस्टम का फॉर्मेशन, जो पहला सिस्टम का फॉर्मेशन जो बंगाल की खाड़ी में करेगा वो दक्षिणी भारत में ही जाने वाला है। मतलब इसका पूर्वी भारत या बांग्लादेश पे आने का संभावना नहीं है एक तरीके से। तो बिल्कुल ये वैसा ही होने जा रहा है। ये सिस्टम 16 अक्टूबर के आसपास तमिलनाडु के उत्तरी भाग और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास में क्रॉस करेगा। मे भी आज वीक साइक्लोन के रूप में कर सकता है, मतलब कमजोर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप में ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है तमिलनाडु के उत्तरी भाग और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास में। तो उसके चलते दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब पार्ट्स में काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हो सकता है। खास करके तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो केरला, ये सब पार्ट्स में काफ़ी मात्रा में भारी मात्रा में बारिश हो सकता है 13 से लेकर पूरे 17 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद ये सिस्टम अरब सागर पे एंटर कर सकता है और वहां पे जाके फिर से सशक्त भी हो सकता है। तो कितना इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, आप देखिए। मतलब सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, उसके बाद दक्षिणी भारत को क्रॉस करके फिर से अरब सागर पे जाके वहां पे सशक्त होगा। और अरब सागर पे जो सिस्टम फॉर्मेशन कर रहा है वो सिस्टम भारत में नहीं आएगा, बल्कि वो ओमान या यमन की तरफ चला जाएगा। मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं है। मतलब अभी जो सिस्टम अरब सागर के ऊपर है वो सिस्टम भारत में नहीं आएगा, वो सिस्टम पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जाके ओमान या यमन की तरफ जा सकता है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मतलब अभी जो अरब सागर के ऊपर सिस्टम है ये ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं करेगा, एक कमज़ोर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है और उसके बाद ये ओमान या यमन की तरफ जाके लैंडफॉल कर सकता है। कम से कम देखेंगे तो देखिए कम से कम 17 या 18 अक्टूबर के आसपास ये वहाँ पर लैंडफॉल करेगा, कमज़ोर होने के साथ ही। उसी टाइम पर जो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम अरब सागर के ऊपर एंटर कर जाएगा। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। ये सब अरब सागर पे लगातार दो सिस्टम का फॉर्मेशन बैक टू बैक करेगा। ऐसा ECM AI मॉडल का फोरकास्ट है। मतलब ECMWF जैसा मॉडल इसके बारे में फोरकास्ट कर रहा है। मतलब इसका संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ये दक्षिणी भारत को क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद ये दक्षिणी पूर्वी अरबियन सी में फिर से एंटर करेगा। मतलब अरब सागर वाला सिस्टम ओमान यमन जाने के बाद फिर से बंगाल की खाड़ी से एक और सिस्टम आके अरब सागर पे एंटर करेगा, कम से कम 18 अक्टूबर के आसपास। और वो सिस्टम ऐसा मॉडल दिखा रहा है कि वो सिस्टम इंटेंसिफाई फिर करेगा, फिर डिप्रेशन का रूप लेगा 19 अक्टूबर के आसपास, और मे बी फिर से एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले सकता है। और साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेने के बाद ये इसका ट्रैक क्या होगा, इस पर कोई भी संकेत यहाँ पर क्लियर नहीं है। मतलब पहला वाला सिस्टम तो ओमान यमन की तरफ जाएगा, बट जो दूसरा वाला सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आ रहा है और वो सिस्टम अरब सागर पे एंटर करने के बाद अगर इंटेंसिफाई ज़्यादा करता है तो उसका ट्रैक क्या होगा, इस पर कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है। कुछ मॉडल ऐसा दिखा रहे हैं कि वो फिर से ओमान या यमन की तरफ जाएगा, तो कुछ मॉडल दिखा रहे हैं कि सी में खत्म हो जाएगा, तो कुछ मॉडल ऐसा भी दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम रिकर्व करके गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ भी जा सकता है। और रिकर्व करके गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ जाने वाला जो फोरकास्ट कर रहा है वो ECM AI ही कर रहा है। कम से कम 19 या 20 अक्टूबर के आसपास ये गुजरात के दक्षिणी इलाका और उत्तरी महाराष्ट्र के आसपास ये रिकर्व करके क्रॉस कर रहा है। हालांकि मुझे इस पर डाउट है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी को हम देखेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी इसके सपोर्ट में नहीं है। क्योंकि इस टाइम के बीच में जो भी सिस्टम अरब सागर पे करते हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी से भी क्यों ना आए, वो सिस्टम या तो समंदर पे खत्म हो जाते हैं या तो ये ओमान या यमन की तरफ चले जाते हैं। इसका रिकर्व करके भारत में इस टाइम पर आना ये काफ़ी सस्पिशियस है, इसका होने की संभावना बहुत ही कम है। बट मॉडल यहाँ पर क्या दिखा रहा है मैं आपको वही बोलूँगा, क्योंकि मैं अपना फोरकास्ट और ओपिनियन तो इसके साथ दे भी रहा हूँ। तो मॉडल का संकेत फिलहाल ऐसा ही है कि ये सिस्टम अरब सागर पे एंटर करने के बाद ये रिकर्व कर सकता है गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ। हालांकि इसमें चेंज आने वाले टाइम्स में आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट है और ECM AI के ट्रैक्स में, सिस्टम के ट्रैक्स में लगातार जो फोरकास्ट वो करता है उसके ट्रैक्स में लगातार चेंज भी होता है। हालांकि GFS जैसा ये इतना चेंज नहीं करता, बट ट्रैक्स में इसका चेंज होता रहता है। तो जब ये सिस्टम अगर सपोजली मान भी लेते हैं कि ये जो दिखा रहा है वो सही हुआ, अगर सही भी हो भी गया तो उसके चलते गुजरात महाराष्ट्र में काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो। बट जैसे बोला कि मुझे इस पर डाउट है, इस पर अभी और भी कई सारे रॉन्स आने वाला है मॉडल्स का, उसको और भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसके लिए। तो उसी टाइम पर बंगाल की खाड़ी को देखेंगे तो देखिए बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक और नया सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि इसके बाद एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर फॉर्मेशन कर सकता है और वो सिस्टम के पास पोटेंशियल होगा कि वो सशक्त हो पाए। तो ये वही सिस्टम है जिसके बारे में मैंने बात किया था। तो देखिए मॉडल को देखिए तो 20 अक्टूबर के आसपास उत्तरी अंडमान सी और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक और नया सिस्टम, एक और नया लो प्रेशर का फॉर्मेशन यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सिस्टम भारत की तरफ, पूर्वी भारत और बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल की तरफ सिस्टम का ट्रैक रह सकता है, क्योंकि इसी टाइम के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों को इम्पैक्ट करने के लिए आ सकता है। इसके चलते सिस्टम का रिकर्वेचर हो सकता है। हालांकि रिकर्वेचर ये कितना करेगा इस पर अभी बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और बहुत जल्दबाजी भी होगा।
तो इसलिए उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में चारों तरफ यहाँ पर खतरा है सिस्टम से। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि सिस्टम इसके बाद इंटेंसिफाई करके 23 या 24 अक्टूबर के आसपास उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट के आसपास में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका इंटेंसिटी क्या होगा, एक्चुअल इंटेंसिटी कितना जा सकता है और ट्रैक क्या रह सकता है, इस पर कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है। जैसे कि जो अरब सागर वाला सिस्टम है, जो बंगाल की खाड़ी में बनने के बाद अरब सागर पे एंटर करने के बाद उसका इंटेंसिटी ट्रैक क्या होगा, उस पर भी स्थिति क्लियर नहीं है। तो बिल्कुल ये भी वैसा ही है कि अंडमान सी और ईस्ट सेंट्रल बॉब पे सिस्टम 20 अक्टूबर के आसपास बनने के बाद इसका ट्रैक और एक्चुअल इंटेंसिटी क्या होगा, इस पर स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि एक नया सिस्टम का फॉर्मेशन का संकेत यहाँ पर मॉडल दे रहा है। बट ये बिल्कुल साफ है कि सेकेंड वाला सिस्टम जो है, बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम, ये भारत के जो आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश की तरफ इनका ट्रैक, इस सिस्टम का ट्रैक रह सकता है। इंटेंसिटी के बारे में अभी स्थिति क्लियर नहीं है। तो मैक्सिमम अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अरबियन सी का सेकेंड सिस्टम और बंगाल की खाड़ी का भी सेकेंड सिस्टम का ट्रैक और इंटेंसिटी क्लियर हो जाने का संभावना रहेगा कि दोनों का ट्रैक और इंटेंसिटी क्या होगा, इस पर स्थिति क्लियर हो सकता है अगले 2 से 3 दिनों के बाद। इस पर मेरा नजर लगातार बना हुआ है। तो ECM AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट को आपने स्क्रीन पर देखा। हमने इस पर पूरा अच्छे से डिटेल में एनालिसिस और डिस्कस भी किया। तो अब चलिए मॉडल एंसेम्बल का जो सिग्नल क्या है, इस पर चलिए थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो ये GEFS का एंसेम्बल का फोरकास्ट है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जो अभी अरबियन सी वाला सिस्टम है, ये तो ओमान या यमन की तरफ ही जाएगा, जैसे कि पहले फोरकास्ट किया गया था। ये जाने के बाद एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी के आसपास में करेगा, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। और वो सिस्टम तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश को क्रॉस करने के बाद वो अरबियन सी में एंटर कर सकता है और एंटर करके फिर से उसी डायरेक्शन पे जा सकता है अकॉर्डिंग टू GEFS मॉडल। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि कम से कम 20 अक्टूबर के आसपास एक और सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर एंसेम्बल संकेत दे रहे हैं और वो सिस्टम का ट्रैक पूर्वी भारत की तरफ रह सकता है। तो सिनेरियो पूरा साफ है कि अगले 15 दिनों पे 3 सिस्टम्स बनेंगे। जो अभी अरबियन सी वाला सिस्टम है, ये विदाउट एनी डाउट ओमान और यमन की तरफ जाएगा एक कमजोर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप में, और हो सकता है कि वहां तक जाते जाते सिस्टम पूरी तरीके से अरब सागर पे ही खत्म हो जाए। उसके बाद बे ऑफ बंगाल के ऊपर 13 से लेकर 14 अक्टूबर के आसपास एक और सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, जो कि डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन का रूप लेने के बाद ये तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश को क्रॉस कर सकता है और उसके बाद ये अरबियन सी में एंटर कर सकता है। उसके बाद इसका ट्रैक क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, इस पर भी स्थिति क्लियर नहीं है। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल के ऊपर फिर से एक और सिस्टम का फॉर्मेशन 20 अक्टूबर के आसपास में कर सकता है। उसका भी स्थिति क्लियर नहीं है कि उसका ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा। बट लगातार सिस्टम्स ऐसे बनेंगे। सो आई थिंक हमने यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर कोई ट्रैक में, इंटेंसिटी में या कोई मॉडल का फोरकास्ट में कोई चेंज आएगा तो मैं आपको उसके साथ अगले वीडियो में डिस्कस के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।